Hello student, good morning. Myself Salim, exam supervisor of institution. I am going to explain the chapter is force and law of motion. बल और गति के नियम। सबसे पहले चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसको पूरा डिस्क्राइब किया था। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इससे क्या क्या चीजें पढ़नी है। बल और गति के नियम पढ़ने हैं। गति के नियम किसने दिए थे, बल को कौन सोचने की थी, मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो के साथ मैं आपको इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेन करूँगा वो आपको नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको एक पीडीएफ नोट मिलेगी, उसमें सारी चीजें मिलेंगी। जैसा कि बल क्या है, बल वह धक्का व खिंचाव। अगर आपसे कोई पूछता है बल क्या होता है तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि बल वह धक्का व खिंचाव। एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लेते हैं चौक, एक चौक या एज ए फॉर एग्जांपल लेट अस फील्ड में एक फुटबॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? दिस इज फुटबॉल। ये एक फुटबॉल है। अभी ये किस पोजीशन पर है? मोशन तो कर रही है। अभी ये विराम में, इसमें है विराम। क्या ये गति में आ सकती है? हाँ आ सकती है, लेकिन कब आएगी? जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर इस फुटबॉल पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जैसे आप इस पे किक करेंगे तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने से ये अपनी विराम अवस्था को छोड़कर किस अवस्था में आ जाएगा? गति अवस्था में। किस अवस्था में फुटबॉल आ जाएगी? गति अवस्था में। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? धक्का हो गया। क्या हो गया? धक्का। इसके बाद खिंचाव क्या होगा? जैसे आपने डोर देखा है, डोर को हम क्लोज करने के लिए पकड़ क्या करते हैं? खींचते हैं। तो भी क्या होता है? उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। उससे खींचकर क्लोज करते हैं, यानी प्रॉब्लम, या धक्का देके क्लोज करते हैं। ये तो हमें कंडीशन डिपेंड करती है, हम अंदर है या बाहर। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्थिति, आकार और अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसी को हम बल कहते हैं। तो टॉपिक में आते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? बल वह धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, इसे हम बल कहते हैं। बल को हम F से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? F से डिनोट करते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है? जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। जैसे फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। जो बल है, बल का सिंबल F, द्रव्यमान का मास सिंबल N के लेते हैं M इनटू एक्सेलरेशन के लिए हम A। F इक्वल टू ma, जहां पर m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है। अब बात आती है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक जो होता है वो मात्रक हमारी दो कंडीशन में होता है, MKS और CGS। MKS में क्या होता है और CGS में क्या होता है? MKS और CGS में बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले पे ले जाऊंगा। फॉर्मूला है F इक्वल टू क्या है? m। तो आप जानते हैं m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही इसका CGS में देखें। द्रव्यमान का CGS में मात्रक क्या होता है? ग्राम। और त्वरण क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान का पहले इसमें MKS में, तो MKS में जो मात्रक होगा वो अकॉर्डिंग क्या होगा? फॉर्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, यानी उसके बाद मात्रक CGS सिस्टम में, CGS में क्या होता है?
सीजीएस में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब सीजीएस में द्रव्यमान को किसमें मेजर करेंगे? ग्राम। ग्राम का सिंबल क्या लेंगे हम? जी। फिर त्वरण क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन। क्या होता है? डाइन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? या फिर डाइन। एनी प्रॉब्लम? बल क्या होता है? बल वह धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मैंने आपको बताया विराम अथवा गति, क्योंकि वस्तु के पास या तो विराम होगा या तो गति होगी। विराम गति दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर विराम में होगा तो उसको कहाँ लाना होगा? गति में। अगर वो गति में होगा तो कहाँ लाना होगा? विराम में। इस चलती हुई कार को देखा जाए तो किसमें होता है? गति में होती है। तो उसे जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या है? एक फ्रिक्शन बल है। जब उसे बल लगाते हैं तभी वो रुक कर किसमें आती है? कार विराम में आ जाती है। किसमें आती है? विराम में आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बल वह धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसे बल कहते हैं। इसे एक्शन नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक फॉर्म में F इक्वल टू ma, और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स मात्रक। दो सिस्टम में होते हैं, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है। तो एमकेएस में जो इसका यूनिट होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी किलोग्राम, एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकेंड स्क्वायर। वैसे या इसका अकॉर्डिंग होता है एमकेएस में न्यूटन। एंड सीजीएस में जी फॉर ग्राम, सी एम सेंटीमीटर पर एस स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर या डाइन। क्लियर? अब बात आती है क्या न्यूटन और डाइन में रिलेशन होगा। जैसे आपको पता है कि एमकेएस में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, तो इसमें रिलेशन होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो वैसे क्या न्यूटन और डाइन में रिलेशन होगा? हाँ होगा, न्यूटन और डाइन में रिलेशन होगा। हम बता सकते हैं कि नोट में आप नोट कर सकते हैं, नोट रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। देन न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। क्या होता है? 10 टू पावर 5 डाइन। अगर आपसे कोई रिलेशन पूछता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू पावर 5 डाइन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? आप बताओगे 10 टू पावर माइनस का 5 न्यूटन। जैसे आप 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होते हैं और 1 डाइन में 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन। क्लियर? अगर आपको कोई पूछता है बल क्या होता है, बता सकते हो बल वह धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति विराम व गति अवस्था में परिवर्तन करता है। यही बोल सकते हैं, कंडीशन इसकी यूज हो सकती है। बल वह धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति व उसकी अवस्था में या आकार में परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। टॉपिक पे आते हैं कि बल तो क्लियर हो गया। बल आप समझ गए। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैदान में फुटबॉल पड़ी है, क्या बिना फोर्स लगाए उसे गति में ला सकते हैं? या एक फुटबॉल तेजी से किसी फील्ड में हमारी तरफ आ रही है, क्या उसकी डायरेक्शन को हम बिना फोर्स लगाए बदल सकते हैं? या उस गतिशील फुटबॉल को बिना फोर्स लगाए क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जब हम उसे पैर से रोकते हैं, हाँ उस समय बाद वो धीरे धीरे अपनी गति को क्या करती है? रोक देती है। बट कैसे? वहां भी एक फोर्स लगता है बाय ग्राउंड, वहां पे एक फ्रिक्शन बल लगता है जिससे उसकी गति धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर उस फ्रिक्शन बल से पहले उसे रोकना है तो उसे हमें एक फोर्स लगाना होता है या फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को बदला जा सकता है। तो आपको बता दूं बल के द्वारा हम कई चीजें करते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उसमें परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं, या किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल तेजी से मेरी तरफ आ रही है, मैंने उस पर किक किया तो मेरी तरफ आने के बाद क्या होती है? वापस गया, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? बदल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स। बट मैं आपको बताऊंगा कि बल क्या होता है। बल वह धक्का व खिंचाव होता है। लर्न करना है आपको भी वीडियो में। बल वह धक्का व खिंचाव है
जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था दोनों में से कोई एक है, या तो विराम होगा या तो वो गति होगी। विराम में होगी तो गति में लाना होगा, गति में होगी तो विराम में लाना होगा। विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, इसे हम बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बल कहा जाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण, F इक्वल टू m। क्लियर? मात्रक क्या होता है? मात्रक इसके दो फॉर्म होते हैं, MKS में भी होते हैं और CGS में होते हैं। MKS में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें या न्यूटन लेते हैं, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें या टाइम लेते हैं। आपको मैंने रिलेशन बताया है न्यूटन और टाइम में। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम, या 1 टाइम इक्वल टू 10 टू पावर -5 न्यूटन। तो आपको दो तरीके से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 1 टाइम कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 10 टू पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। या 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10 टू पावर 5 टाइम के बराबर होता है। क्लियर? इतना आपने आपको बता दिया। तो इसके बाद आप जो चाहें अपने नोट्स कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। वैसे भी आपको नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के, आप कुछ नोट करना चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं आगे। बल तो हो गया, बल के मात्रक हो गए और बल का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं टॉपिक में। जो हमारे पास बल है वो बल कितने प्रकार का है? टाइप्स ऑफ फोर्स। जो फोर्स है बल हमारा दो प्रकार का होता है। बल जो फोर्स है वो 2 टाइप का होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब संतुलित बल। अनबैलेंस मतलब असंतुलित। संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल और असंतुलित बल में आपको मैं बताऊंगा कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। तो संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। तो जैसा मैं संतुलित कंडीशन बता रहा हूं, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो कहा जाता है कि ये संतुलन की अवस्था में, किस अवस्था में है, संतुलन में। इसका मतलब उसमें जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे वो उस समय किस कंडीशन में होंगे, संतुलन की। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में तो कहा जाता है वो असंतुलित अवस्था में, उस पर लगने वाले बल का परिणामी शून्य नहीं। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बॉक्स है हमारे पास, जिसे एक सरफेस पर रखकर खींचा जाए, तो हमारे पास 2 पर्सन हैं जो इस पे फोर्स लगाकर अपनी ओर खींच रहे हैं। अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। एक इधर से पर्सन उसको तेजी से अपनी ओर खींच रहा है। ये बीच में क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है, इसने अपनी ओर खींचा, इसने अपनी ओर खींचा। बट आप एक कंडीशन देखते हैं कि हो सकता है ये बॉक्स अपनी स्थिति से ना इधर जाए ना इधर जाए, मतलब वो किसमें रहे, विराम में। किसमें रहे, विराम में। तो हम कह सकते हैं कि इनका परिणामी बल, इसमें कितने बल अप्लाई हो रहे हैं, तो एक तो फोर्स F1 और एक फोर्स F2। इनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य। इनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य। और जहां पर 2 या 2 से अधिक बल लगते हैं और परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, उस बल को हम संतुलित बल कहते हैं। तो संतुलित बल क्या होता है, किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं, किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल। संतुलन की अवस्था देखने के लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक कुछ भी। किसी वस्तु में 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं तो
उस वस्तु का परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। उस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। तो कहा जाता है कि ये बल संतुलित बल है। ये क्या है? बल संतुलित बल। इसी का जस्ट अपोजिट, किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक, मतलब इसी एग्जांपल में सपोज दैट दोनों ने फोर्स अप्लाई किया, दोनों के इक्वल थे, 2 न्यूटन और इधर से कितना था? 2 न्यूटन। तो इस वस्तु में देखा गया विराम में, अगर सपोज है किसी का फोर्स ज्यादा है, मींस मान लो 3 न्यूटन का है, ये कितने न्यूटन का है? 2 न्यूटन का। तो बताइए ऑब्जेक्ट किस साइड जाएगा? इसका फोर्स कम है, इसका फोर्स ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस ओर मूव करेगी? इस ओर। तो क्या इनका परिणामी बल शून्य हुआ? नहीं हुआ। और जब परिणामी बल शून्य नहीं होगा उस कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। डेफिनेशन आप क्लियर कर सकते हैं, किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर उसका परिणामी बल शून्य हो जाए, मतलब किसमें रहे? विराम। तो क्या होगा? संतुलित बल। यदि परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। तो आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, संतुलित बल क्या होता है उसका एग्जांपल भी लिखेंगे, इसी से बनाएंगे। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर उसका परिणामी बल शून्य होता है, तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं, उसे संतुलित बल कहते हैं। तो टॉपिक क्या है? संतुलित बल कहते हैं। और एग्जांपल में क्या लिखेंगे? माना एक बॉक्स है जिसे दोनों तरफ से विपरीत दिशा में समान बल लगाकर खींचा जाता है, जिससे वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के बलों को हम संतुलित बल कहते हैं और इस अवस्था को संतुलित अवस्था कहते हैं। ये तो हमारा इसका एग्जांपल है। अब आते हैं असंतुलित बल पर। असंतुलित बल पे इसी क्या आ जाएगी कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं, उनका परिणामी बल शून्य ना हो, लगाए जाए और उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तो इसे हम असंतुलित बल कहते हैं और इस अवस्था को असंतुलित अवस्था कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए किसी बॉक्स को दोनों तरफ से खींचा जाता है, जिससे वस्तु विरामावस्था में नहीं होती है, वो अधिक बल की ओर क्या होती है? कसी हो जाती है या खसक जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम असंतुलित बल की अवस्था कहते हैं। क्लियर? आप समझ गए? बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। बल दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट संतुलित बल, सेकंड असंतुलित, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होगा? किसी वस्तु में दो या दो से अधिक, किसी वस्तु में दो या दो से अधिक, ये संतुलित बल। मैं फॉर एग्जांपल फिर से बता रहा हूं, मींस मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है। अब इसे दो पर्सन किसी रस्सी के द्वारा बांधकर अपनी ओर खींच रहे हैं। एक दूसरा पर्सन दूसरी साइड खड़ा हुआ है, इसे रस्सी से बांधकर अपनी ओर खींच रहे हैं। ये दोनों, ये इस साइड खींच रहा है और ये इस साइड खींच रहा है। इसका F1 बल अप्लाई हो रहा है, इसका F2 बल अप्लाई हो रहा है। यदि किसी इस बॉक्स में, ये बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बॉक्स किसमें है? विराम में, और बल अप्लाई हो रहे हैं, दोनों लोग बल लगा रहे हैं, बल वस्तु ये बॉक्स अपने विराम पर है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी अवस्था है? संतुलित। कौन सी अवस्था है? संतुलित अवस्था है। और ये बल कौन से है? संतुलित। असंतुलित के लिए क्या होगा? सिंपल, मान लेते हैं फिर से एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब इसी साइड से दो पर्सन दोनों लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये अपनी ओर खींच रहा है और ये अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन दोनों के फोर्स डिफरेंट है। मतलब इनका परिणामी बल शून्य नहीं है, एक का अधिक है और एक का कम, किसी का भी हो सकता है। तो
एक का अधिक बल, मान लो हमारे पास ये F1 बल लग रहा है और क्या लग रहा है F2, तो मींस लेट कर लेते हैं F1 बड़ा है F2 से, और हो सकता है F1 से बड़ा हो F2, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा F1 बराबर क्या होंगे F2, यहाँ पे दोनों फोर्स क्या होंगे बराबर, अभी तो ये वस्तु क्या होगा अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करता, बट अगर ये परिवर्तन करेगी मतलब ये बॉक्स किसमें होगा गति, इसमें होगा और ये गति किस साइड करेगा जिस ओर बल बढ़ा, यदि F1 बड़ा है F2 से ये कहां जाएगा F1 की तरफ, यदि दूसरी कंडीशन यदि F1 से बड़ा है F2 तो बॉक्स कहां चला जाएगा F2 तक, जिसका फोर्स ज्यादा होगा वस्तु उसी ओर विस्थापित हो जाएगी। तो ये कौन सी अवस्था हो गई असंतुलित अवस्था, कौन सी हो गई असंतुलित अवस्था, असंतुलित अवस्था। और इस बल को हम क्या कहेंगे, इस बल को कहेंगे असंतुलित बल। तो आप बता सकते हो संतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु में दो या दो से अधिक बल लगे और उनका परिणामी शून्य हो, परिणामी क्या हो शून्य, यहाँ पर परिणामी कितना हो शून्य, तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। उसके बाद किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे और उनका परिणामी यहाँ पर परिणामी शून्य के बराबर ना, शून्य के बराबर ना, बट शून्य के बराबर नहीं होगा तो ये वस्तु विस्थापित हो, जिस बल ज्यादा लग रहा होगा उस विस्थापित हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था को असंतुलित अवस्था कहते हैं और इस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है संतुलित बल क्या होता है, तो संतुलित बल में दोनों तरफ के लगने वाले बल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। असंतुलित बल में दोनों तरफ के बल बराबर नहीं होते हैं। जिस ओर वस्तु गतिशील होगी या जिस ओर वस्तु का परिवर्तन होगा उस तरफ का बल क्या होगा ज्यादा होगा। क्लियर? आप समझ गए होंगे पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। बाय एग्जांपल और उदाहरण के साथ इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे और नोट्स तो आपको भी नहीं बता चुका हूं, चलिए नोट कर लीजिए। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Now we will continue the chapter क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहले बात कर चुके थे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं प्लस अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और शुद्ध पदार्थ के कितने टाइप होते हैं और अशुद्ध पदार्थों के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। पहली बात तो देखिए एक चार्ट मैंने बना रखा है। इस चार्ट में देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है पदार्थ और इसकी डेफिनेशन तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट। पदार्थ क्या होता है या मैटर क्या होता है, हर वो चीज जो स्थान लेती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, और ये बात आपको पता है कि ये तीन तरीके से क्लासिफाइड है, ठोस, द्रव और गैस। मेन यही तीन क्लासिफिकेशन है, बाकी आपने 2 स्टेप्स और पढ़ रखी है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ ठोस, द्रव और गैस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, जिसकी 3 अवस्थाएं आपने देखी है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो इसको है ना 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है ना, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों वही हमारे मिश्रण कहलाते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए शुद्ध पदार्थ, बेसिकली शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट अशुद्ध पदार्थ या हम जिसको मिश्रण कहते हैं उसकी बात अगर हम करें तो अशुद्ध पदार्थ क्या है कि इनमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या था एक ही प्रकार के कण थे, लेकिन इसमें क्या है 2 या 2 से अधिक प्रकार की चीजें इसमें मिली होती है, इसीलिए हम इसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, नाउ जो शुद्ध पदार्थ है बेटा उसको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है आपका वो है तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट वन बाय वन।
तो जो तत्व होता है यानी कि जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, उसकी सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ऐसी चीज होती है, तत्व ऐसी चीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के परमाणु उपस्थित हो। ठीक, अब क्या बताया हमने कि एलिमेंट या तत्व क्या है? तत्व वो होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब जैसे मान लो लोहा क्या है? एक तत्व है। तो लोहा यानी कि इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। तो ऐसे की अगर आप रॉड देखें, लोहे की रॉड देखें, तो उसमें केवल Fe के ही तो एटम होंगे। तो यही बात क्या कह रहा है? तत्व क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम या परमाणु उपस्थित हो, उन्हें हम तत्व कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या कि जो तत्व होते हैं उनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में यानी कि सरल पदार्थों में और ब्रेक नहीं कर सकते। भाई लोहे के अंदर अगर ऐसे के ही पार्टिकल्स हैं, ऐसे के ही एटम है, तो क्या हम उसको और तोड़ पाएंगे? तोड़ोगे तो आप एटम ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब देखो सरल पदार्थों में हम इनको तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या है? हमारे तत्व है। एग्जाम्पल आप देखिए कॉपर, ठीक है, जो तांबा होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपके तत्व। और पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी लिख रखे हैं, ठीक है, ब्लॉक्स के अंदर, वो सबके सब तत्व हैं। और ऑलमोस्ट 180 आपके टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो इसका अगला बाइफर्केशन है शुद्ध पदार्थ का, वो है क्या? यौगिक। अच्छा, ये यौगिक क्या है बेटा? यौगिक जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक एटम्स, परमाणु, ठीक है, चाहे डिफरेंट टाइप के या सेम टाइप के एटम्स मिलकर से क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। सेम टाइप के अगर एटम मिलेंगे तो वो एक अलग चीज बनाएंगे। अगर सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो वो कहलाते हैं अणु। क्या कहलाते हैं? अणु। तो उसको अभी यौगिक में नहीं कह रहे। यौगिक का मतलब ये होता है कि जब एटम, ठीक है, डिफरेंट टाइप के दो या दो से अधिक कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, या हम उसे कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो कॉम्पोजिशन होता है यानी कि संगठन, कॉम्पोजिशन का मतलब बेटा क्या होता है? संगठन से होता है। तो संगठन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये क्या है आपका? H2O। H2O में क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। ये कॉमन रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो यौगिक होते हैं उनका जो संगठन होता है वो नियत होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो जितने भी यौगिक होंगे उनका हमेशा ही जो संगठन होगा, जो कॉम्पोजिशन होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी अगर वाटर में रेशियो 1:8 है तो वो वाटर आपका कहीं का भी हो, चाहे रिवर का हो, चाहे लेक का हो, चाहे जहां का भी वो वाटर हो, लेकिन उसका जो कॉम्पोजिशन है, जो रेशियो है, वो 1:8 ही रहेगा। समझ में आ रही है? वो चाहे पानी इंडिया का हो आपके, चाहे किसी और कंट्री का, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा हम इसे घटक तत्वों में विभक्त कर सकते हैं। यानी अगर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इनकी जो केमिकल रिएक्शन हम अगर करा रहे, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे, तो इससे हम क्या करेंगे कि वाटर और हाइड्रोजन को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये यौगिक की प्रॉपर्टी हो गई। जबकि तत्व में क्या है, हम उसको विभक्त नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक में क्या होता है कि हम उसको रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया करा के उसको हम उसके घटक तत्व में विभक्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जल का अभी फॉर्मूला हमने आपको बताया H2O होता है, ठीक है ना। और उसके बाद चीनी का फॉर्मूला बेटा होता है C12 C22। ऐसे कैसे? या आप देख लीजिए, चीनी ग्लूकोज को ही बता देते हैं C6H12O6, ठीक है। तो चीनी का एक फॉर्म ग्लूकोज है आपका, और ये इसका डाइसेक्राइड जो होता है वो आपका ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, जब इसमें 2 मोल्स आपके जुड़ जाते हैं। तो अभी हम सिंपल से एग्जाम्पल देख रहे हैं ग्लूकोज की C6H12O6। अब आप इसके भी घटक तत्व देखिए कौन कौन से हैं। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, ठीक है ना। तो ये क्या है? चीनी के ही एग्जाम्पल में आ रहा है। क्यों? यौगिक में हमने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक टाइप के जब परमाणु मिक्स कर जाते हैं, एक उनका रेशियो होता है, सिर्फ उस रेशियो में जब मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो चीनी में ये देखिए, ये इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद देखिए नमक में क्या है? फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसमें एक एटम Na का होता है और दूसरा Cl का होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो उसके बाद देखिए हम आते हैं अपने अशुद्ध पदार्थ की तरफ या मिक्सचर की तरफ। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है?
दो या दो से अधिक टाइप के कण मिलकर के अशुद्ध पदार्थ बनाते हैं, हम उसे कहते हैं मिश्रण। और ये मिश्रण जो है दो तरीके के हो सकते हैं, पहला समांगी और दूसरा विषमांगी। अच्छा, समांगी जैसे कि नाम ही बता रहा है कि एक जैसा, जब कोई मिश्रण एक ही सेज में हो, एक समान सेज हो जिसकी, ठीक है, कोई दो अलग अलग आपको स्टेप्स ना दिखाई दे रही हो उस मिश्रण में, तो हम उसे कहेंगे ये समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, एक जैसा उसमें ओवरऑल उसका संगठन होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे पानी है ये बीकर में और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, कौन सा वाला, आपका कॉमन सॉल्ट। तो जब वो मिक्स हो जाएगा तो क्या आपको पता लगेगा कि सॉल्ट कहाँ गया, तो अब वो सिर्फ पानी की ही तरह दिखाई दे रहा है ना, तो वो कैसा मिश्रण बना, वो समांगी मिश्रण बना, ठीक है। तो इसका संगठन कैसा होता है, समान संगठन होता है, ठीक। अगर हम बात करें, हाँ एग्जाम्पल देखो, पानी में आपने चीनी घोल दी, चीनी में जब घुल जाती है एक बार तो पता नहीं लगती ना चीनी कहाँ चली गई, तो वही उसका समांगी मिश्रण वो भी बन जाता है, और जल में नमक भी आपका समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो जैसे कि ये नाम है विषम, विषम का मतलब होता है अलग अलग। अब मान लो कोई एक ऐसा मिश्रण है जिसमें आपको दो अलग अलग स्टेज दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये एक बीकर है और इसके अंदर आपने छोटे छोटे से क्या कर दिए, पत्थर छोटे छोटे से डाल दिए और इसमें पानी भर दिया। क्या होगा कि वो पानी तो आपको ऊपर आएगा, क्योंकि जो आपने कंकड़ या पत्थर डाले हैं वो हैवी होते हैं, तो वो जाकर के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक। अगर आप चाहे भी इसको घोलने के, तो चाहे जितना भी आप इसे स्टर करेंगे तो वो कंकड़ या पत्थर घूमने जरूर लग जाएंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या होंगे, ये कट जाकर के नीचे ही सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये क्या है एग्जाम्पल विषमांगी मिश्रण का, ठीक है ना। तो विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिसमें आपको दो अलग अलग फेज क्लियरली विजिबल हो, दो अलग अलग फेज आपको क्लियरली दिखाई दे रही हो। तो इनका संगठन कैसा होता है, असमान होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ये अलग अलग दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही होती है। एग्जाम्पल देखिए, बालू और नमक, बालू में आप नमक मिलाएंगे अलग अलग समझ में आएगा, चीनी में नमक मिलाओगे अलग अलग समझ में आएगा, और वाटर में तेल, जल में तेल डालोगे तो वो भी अलग अलग समझ में आएगा। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पदार्थ को पहले क्लासिफाई किया जो कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में क्लासिफाइड है। उसके बाद क्या था कि जो शुद्ध पदार्थ है उसके भी बाइफिकेशन थे, जो कि तत्व और यौगिक होता है। तत्व क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, और यौगिक का क्या है कि जिसमें दो या दो से अधिक एटम मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, और ये इनका रेशियो जो होता है, जो इनका संगठन होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनको हम रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अलग अलग कर भी सकते हैं। उसके बाद जो अशुद्ध मिश्रण होते हैं उनको हम मिश्रण भी कहते हैं, समांगी और विषमांगी में क्लासिफाइड है। समांगी का मतलब एक समान संगठन, तो जिनका संगठन एक समान होता है वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे जल में चीनी, जल में नमक। और विषमांगी में क्या है कि संगठन इनका असमान होता है, और बालू और नमक को मिला दीजिए, चीनी और नमक तो दोनों अलग अलग विजिबल होंगे, आपको दिखाई देंगे, और जल में तेल। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी पदार्थ का क्लासिफिकेशन, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसे अपने क्लास में तब तक के लिए गुड बाय। Hello students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Pradeksha Chan and I am going to explain chapter Biodiversity. Students, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ रखा है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में विभिन्नताएं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत तरह की वैरायटीज होती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जो केवल पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट्स जो स्थल में पाए जाते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स सब जगह पाए जाते हैं, यानी कैसे सर्वत्र है। पक्षी उड़ते हैं, और समुद्र में क्या पाए जाते हैं, जलीय जीवधारी पाए जाते हैं। तो कैसे होगा ये। और ऑर्थोपोडा संघ के अगर जीवधारी की बात करें तो वो हर जगह पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई हम लोग की प्लांट्स और एनिमल्स में डाइवर्सिटी, यानी प्लांट्स, पौधे और जीवधारियों में विभिन्नता। इसी को ये क्या बोलते हैं, जैव विविधता। अब जब जैव विविधता की बात करें तो वहां पे बात होती है वर्गीकरण की। वर्गीकरण आवश्यक हो गया जैव विविधता के कारण, क्योंकि अगर वर्गीकरण ना हो तो फिर हम किसी भी जीव जंतु को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं और बहुत सारे प्रकार के
जैसे हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां पर हमें बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। अगर हमें पर्टिकुलर कोई एक बुक चाहिए होती है तो हमें को सर्च करनी पड़ती है। कैसे? क्लास, सब्जेक्ट, ये सब देखकर सर्च करना होता है। तो वैसे ही जीवधारी के बारे में कह सकते हैं हम लोग। अगर हमें किसी एक फाइलम का जीवधारी चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमें उसी पर्टिकुलर क्लास, फाइलम ऑर्डर में रखना होगा कि नहीं रखना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम किसी बुक को अरेंज करते हैं कि इस क्लास की बुक है, ये सब्जेक्ट होगा, इसी तरह से वहां पर जीवधारी भी अरेंज किए जाते हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस के अकॉर्डिंग। तो वर्गीकरण जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए और हमारे अध्ययन के लिए भी हमें उससे सुविधा होती है। जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले दिया था चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने। कब? 1859 में। और बुक कौन सी थी उनकी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये थे चार्ल्स डार्विन जिन्होंने क्या बताया था? जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले इन्होंने दिया था अपनी बुक। किसमें? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट इसका नेम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन कौन थे? जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले। कब? 1859 में। और अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इन्होंने इसको रखा था। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, निम्न जीव और उच्च जीव। निम्न जीव क्या होते हैं? जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, यानी इनको हम लोग प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। और उच्च जीव जो होते हैं वो पूर्ण रूप से उनका शरीर जो होता है वो विकसित हो गया होता है, तो उन्हें बोलते हैं हायर एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने क्या बताया कि जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न जीव, एक उच्च जीव। लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर ऑर्गेनिज्म। जीवधारी कैसे हो गए? विकास की स्थिति से। कि इनका विकास कैसे हो रहा? धीरे धीरे हो रहा और ये सबसे पहले है, तो इनको क्या बोला गया? निम्न जीव। इनका क्या हुआ? निम्न जीव के बाद धीरे धीरे क्या हुए? उच्च जीवों का विकास हुआ, हायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म में इसको डिवाइड कर दिया गया। वर्गीकरण की आवश्यकता क्या थी? क्यों वर्गीकरण रखा गया? तो वर्गीकरण की आवश्यकता बहुत चीजों में थी। जैसे पहला, जीवों के विकास का ज्ञान। जीव कैसा है हमें नहीं पता, तो ये हमें कौन बताता है? जीवों के विकास का ज्ञान वर्गीकरण बताता है। क्योंकि वर्गीकरण में वो सब चीजें रखी जा चुकी हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा जीवधारी कहाँ से आया, इसका पहले कहाँ पाया गया, अब कहाँ पाया जाता है, इसकी जो भी अनुकूलताएं हैं वो क्या है। सेकेंड थिंग इज जीवों की परिस्थितियों की अनुकूलता का ज्ञान। ये भी हमें कौन बताता है? वर्गीकरण बताता है। क्यों? कौन सा जीव कहाँ रहता है? जैसे कोई जीवधारी है वो पानी में रहता है, तो उसे हम ऐसे नॉर्मली नहीं छोड़ सकते, वो पानी में रहने के अनुकूल है। जैसे मछली, मैंने आपको बता रखा है कि मछली क्या है? पानी में नहीं रहेगी, पानी के बाहर नहीं रह सकती, तो वो क्या हो गई? उसकी अनुकूलता हो गई। जैसे बर्ड्स हैं, वो उड़ सकते हैं, वो चल नहीं सकते ऐसे जनरली। हाँ, अगर हैवी बॉडी होगी तो चल लेंगे, अदरवाइज बर्ड्स का वर्क क्या होता है? उड़ना। तो वो क्या है? उसकी अनुकूलता है। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं कि पक्षी जा रहा है, उड़ रहा है, तभी तो पहचान पा रहे हैं। तो वो क्या है? जीवों की परिस्थितियों की अनुकूलता, यानी उनकी जो बॉडी है, उनकी जो कंडीशन है वो उड़ने के अनुकूल हो गई। और मछली क्या हो गई? तैरने के अनुकूल हो गई, तो वो उसकी अनुकूलता हो गई। थर्ड क्या है? विकास के क्रम का अध्ययन। और वर्गीकरण हमें क्या बताता है कि विकास के क्रम का अध्ययन, कि विकास कैसे होता है? ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। अचानक ऐसा तो नहीं कि हम लोग एकदम से प्रकट हुए, नहीं। पहले क्या है? निम्न जीव। निम्न जीव में क्या हुआ? धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता गया और क्या बन गए? उच्च प्रकार के जीव। तो ये हमें क्या बताता है? विकास के क्रम का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? संयोजक कड़ी का ज्ञान। संयोजक कड़ी क्या होती है? जो किसी दो प्रकार के फाइलम या संघ को जोड़ने का कार्य करती है। नाम से पता चल रहा है संयोजक कड़ी मतलब किसी चीज को जोड़ने वाली कड़ी। जैसे मैंने बताया था आपको यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक। क्यों? यूग्लिना में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में। और यूग्लिना जो होता है वो जीवों का भी भक्षण करता है, यानी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वाटर में, उनको भी खाता है। तो ये कैसा हो गया?
ये दोनों प्रकार का भोजन ले रहा है, ये जीव भी है और पौधा भी है। जब कभी क्या होता है, यूग्लिना किसी टनल में फंस जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता। अब सूर्य का प्रकाश क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट की तरह बिहेवियर करता है, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी जो प्लांट नेचर होता है, वो खत्म हो जाता है। तब ये कैसा बिहेव करता है? एनिमल्स की तरीके। तो ये क्या हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स की तरह, दोनों की तरह बिहेव करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा यूग्लिना, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक। तो इससे हमें क्या मिलता है, संयोजक कड़ी का ज्ञान भी होता है कि कोई और फाइलम में कैरेक्टर तो नहीं है इस वाले एनिमल में, जिससे हम लोग उसको कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन में सुविधा। अध्ययन में सुविधा क्यों होगी? जीवों के विकास का ज्ञान हो गया, जीवों की परिस्थितियों की अनुकूलता ज्ञान हो गया, विकास के क्रम का भी ज्ञान हो गया, संयोजक कड़ी का भी ज्ञान हो गया। तो अध्ययन में क्या हो जाएगी, सुविधा, ताकि हम लोग किसी भी जीव को उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, उसके जो लक्षण है, उसके जो कैरेक्टर है, उनको अच्छे से जान सकते हैं। अब बात करते हैं जीवों के नामकरण और विनाम पद्धति की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो जीवों का जो नामकरण था, नामकरण जैसे जनरली हम लोग क्या होता है कि हाँ इसका ये नाम है, इसको हम लोग ऐसे बुला सकते हैं, अदरवाइज हम लोग किसी को भी नहीं जानते। हम लोग इस सबको कैसे जानते हैं, उसके नाम से। तो जीवों का नामकरण करना भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं। हम लोग नहीं बता सकते कि इसका क्या नाम होना चाहिए, इसलिए वहां पर क्या हुआ, नामकरण रखना जरूरी हो गया और विराम पद्धति का भी विकास हो गया, जिसको खोजा किसने, कैरोलस लीनियस। इनको क्या बोला जाता है, वर्गीकरण के जनक, यानी ये वर्गीकरण विज्ञान के क्या है, जनक। इनकी पुस्तक क्या थी, सिस्टेमा नेचुरी। वर्गीकरण की अवधारणा यानी जैव विकास की अवधारणा किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने। किसमें, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। और जीवों का नामकरण किसने किया, कैरोलस लीनियस ने। किसमें, सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक में। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमें नहीं भूलने हैं। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी जीवधारी का नाम जब हम रखते हैं तो क्या करते हैं, दो चीजों का यूज करते हैं, वंश और उसकी जाति। वो किस वंश से बिलोंग कर रहा है और वो किस जाति से बिलोंग कर रहा है, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, जीवों का नामकरण किया। अब दूसरी बात ये थी कि वंश और जाति जब लिखने हैं तो किसी भी जैसे एनिमल का हमें नाम लिखना है तो वो क्या, इटैलिक होना चाहिए, यानी तिरछा लिखना चाहिए। ये क्या है, उसका नियम है। क्या, जीवों का नामकरण किसने, आविष्कार किसने किया विराम पद्धति का, कैरोलस लीनियस, जिन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने बताया कि किसी भी जीव के नामकरण के लिए दो पद की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, वंश और जाति की। वंश और जाति जब हम लिखते हैं किसी भी एनिमल का तो कैसे लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं। वंश क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में, यानी जो फर्स्ट लेटर होगा किसका, वंश का, वो कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में। और जो जाति लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। तो ये बात हो गई इसकी वंश और जाति की। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस जैसे है तो होमो, अब हम लोग क्या पता है, वंश का नाम कैपिटल होता है तो कैपिटल लेटर में लिख दिया, और जाति कैसे होती है, स्मॉल लेटर में, तो इसको कैसे लिख दिया, स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो हमें ये याद रखना है, कुछ चीजों के हमें वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या दिया, मानव, मनुष्य का नाम क्या हो गया, होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो गया, इसका वंश हो गया, और सेपियंस क्या हो गया, इसकी जाति। हमें याद क्या रखना है कि जो वंश है यानी होमो, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, और जाति यानी सेपियंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, और इन दोनों का नाम कैसा होगा, इटैलिक होगा। जैसे सेकेंड है क्या, मेढक। मेढक को बोलते हैं राना टिग्रीना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो राना क्या हो गई इसकी वंश, और टिग्रीना क्या हो गया इसका जाति। अब करना क्या है कि जो वंश है उसको लिखना है कैसे, कैपिटल लेटर से फर्स्ट लेटर को, और जाति जो है उसको स्मॉल लेटर से लिखना है। महत्व क्या होगा वर्गीकरण का,
कि वैज्ञानिक रूप से जीव के विषय का ज्ञान हो गया हम लोगों को। कैसे? अब हम लोगों ने साइंटिफिक नेम जान लिए, किसी भी जीवधारी को हम लोग उसके साइंटिफिक नेम से जानते हैं तो आसानी रहती है। तो क्या हो गया यहाँ पे, वैज्ञानिक रूप से जीवों के विषय का ज्ञान हो गया कि इसके कैरेक्टर क्या है, इसको किस फाइलम में रख सकते हैं, ये और किस प्रकार के कैरेक्टर लिए संयोजन खड़ी बनाई, इस तरह के ज्ञान हो चुके। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये सभी जगह सेम है। अगर ये सब जगह सेम नहीं होती तो इंडिया में जीवधारियों के नाम कुछ और होते और अमेरिका में कुछ और होते, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होते, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्योंकि स्थानीय नाम जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर आप किसी एनिमल को एक नाम से बुला रहे हो तो हो सकता है अदर कंट्री वाला जो पर्सन होता है वो उसको दूसरे नाम से बुलाए, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। इसलिए कैसी है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है। तो वर्गीकरण और जैव विकास क्या है, जैव विकास की अवधारणा किसने दी, चार्ल्स डार्विन में 1859 में, किसमें, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। उन्होंने क्या बताया, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न जीव, एक उच्च जीव। निम्न जीव क्या होते हैं, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट होते हैं। और उच्च जीव क्या होते हैं, जो निम्न जीव से ही मैच्योर होकर आते हैं, मॉडिफाई होकर आते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, कि जीवों के विकास का ज्ञान होना आवश्यक था, जीवों की परिस्थितियों की अनुकूलता का ज्ञान होना आवश्यक था, विकास के क्रम का भी अध्ययन हो गया था और संयोजक कड़ी का ज्ञान होना आवश्यक था, जो कि हो चुका। हम लोग जान चुके कि कौन सा फाइलम किसके साथ संयोजक कड़ी रखता है। नेक्स्ट है अध्ययन में सुविधा। अध्ययन में सुविधा क्या हो गई, क्योंकि जब लक्षण जान ली किसी भी फाइलम की, किसी भी एनिमल के, तो उसको हम लोगों ने उसके फाइलम में उठाकर रख दिया, जिससे हम बता सकते हैं कि जैसे हम लोग बोले फाइलम प्रोटोजोआ और अमीबा, तो हम लोग जानते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ जो है उसमें अमीबा आता है। तो ये क्या हो गया, अध्ययन में सुविधा हो गई। जीव नामकरण और द्विनाम पद्धति। जीव का नामकरण जो है और द्विनाम पद्धति, उसका आविष्कार किसने किया, कैरोलस लिनियस ने। इनको क्या कहा गया, वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा गया। किस पुस्तक में इन्होंने ये लिखा, सिस्टेमा नेचुरी में। इन्होंने बताया कि जो वर्गीकरण होता है उसके दो स्टेप होते हैं, एक वंश और दूसरा जाति। वंश को लिखते हैं और जाति को इटैलिक अक्षरों में यानी तिरछा लिखते हैं। वंश जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है और जो जाति होती है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होता है। यानी अगर हम लोग किसी भी स्पेलिंग को लिखेंगे तो उसमें जो वंश होता है किसी भी एनिमल के साइंटिफिक नेम को, तो वंश को लिखेंगे, स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जाति जो होगी पूरी स्मॉल लेटर में होगी। जैसे मानव, होमोसेपियंस, वंश क्या हो गया इसका, होमो, और जाति क्या हो गई इसकी, सेपियंस। मेढक की बात करें तो राणा क्या हो गया इसका वंश और टिग्रीना क्या हो गई इसकी जाति। इसका महत्व क्या था कि वैज्ञानिक रूप से विषय का ज्ञान हो गया हर जीव के विषय में। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसलिए कहलाई कि हर जगह एनिमल को अलग अलग नाम से जानेंगे तो कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने ये वैज्ञानिक नाम वाली पद्धति निकाली और उसको द्विनाम पद्धति कहा गया, ताकि किसी भी एनिमल के नाम में किसी प्रकार से स्थानीय नाम में और उसके पर्टिकुलर नाम में कंफ्यूजन ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसका काम यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करना और उसके बाद आउटपुट प्रदान करना है। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में समझेंगे कि कंप्यूटर किन किन भागों से मिलकर बना होता है और वो किस प्रकार से वर्क करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है और इन्हीं पर डिपेंड होता है, जो कि इनके मुख्य भाग होते हैं। आज हम समझेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक चित्रण। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर कौन कौन से डिवाइस से मिलकर बना है, किस तरह से उसका यूज होता है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। जैसे कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हर प्रकार के प्रोसेस, चाहे वो कैलकुलेशन हो, मैनिपुलेशन हो, हर तरह के प्रोसेस की करने की क्षमता रखता है।
ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जो इसका भाग होता है वो हमारा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इनपुट डिवाइस में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को किसी न किसी प्रकार का अलग अलग प्रकार के डेटा को इनपुट के रूप में दिया जाता है, इंटर किया जाता है। वो डिवाइसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा इंटर किया जाता है, जैसे कीबोर्ड द्वारा कोई भी डेटा इंटर किया जाएगा तो वो सीधे हमारे CPU पर जाता है। एक CPU जो कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग हमारा है इसमें ALU। CPU जो 3 भागों से मिलकर बना है उसका सबसे पहला भाग ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा भाग कंट्रोल यूनिट CU, और तीसरा भाग इसका इंटरनल मेमोरी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं CPU 3 भागों से मिलकर बना होता है, ALU, CU तथा इंटरनल मेमोरी। ALU जहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट है तथा इंटरनल मेमोरी वह मेमोरी है जहाँ पर हम इसका रैम तथा रोम के रूप में देख सकते हैं। ये रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा इसको रीड करेंगे रीड ओनली मेमोरी के नाम से। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर पर पहले से ही इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट मतलब लगी होती है। जैसे ही कोई डेटा यूजर द्वारा इनपुट किया जाता है, CPU पर जाता है, अगर वो डेटा प्रोसेस होने के लिए है तो सबसे पहले वो रैम में स्टोर हो जाता है, जो कि एक नॉन परमानेंट या टेम्परेरी डिवाइस के रूप होता है जिस पर डेटा कुछ क्षण के लिए स्टोर होता है। जैसे ही डेटा इंटर किया गया रैम पर स्टोर हो गया। रैम पर स्टोर होने के बाद अगर वो डेटा कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है तो तुरंत उसको अर्थमेटिक लॉजिक मतलब ALU उसको तुरंत कैलकुलेट करेगा और जो भी आंसर है उसको तुरंत फिर से रैम पर स्टोर कर देगा। और इस तरह की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम CU का है, जिसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है। तो CPU के बाद अगर हम डेटा को परमानेंट वे मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो ये हमारा मेमोरी यूनिट पर जाकर स्टोर हो जाता है। मेमोरी यूनिट जहाँ पर 2 तरह की मेमोरी हो सकती है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD कुछ भी हो सकता है। अगर हम डेटा को परमानेंट वे पर स्टोर करना चाहते हैं तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर हो जाएगी, जिसको हम कभी भी किसी भी समय भविष्य में उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही डेटा को हमें एक्सेस करना है वो भी डेटा रैम पर जाएगा और रैम से ही वो डेटा हमारे किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के रूप में आएगा। आउटपुट डिवाइस बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, आपके ये सब के सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पर मुख्य रूप से 4 भाग इनपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी यूनिट तथा आउटपुट डिवाइस का प्रयोग हो रहा है किसी भी प्रकार की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और ये ही 4 भाग हमारे कंप्यूटर के मेन डायग्राम में सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा काम वर्क होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। आज हम बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमारी है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की सबसे स्टैंडर्ड डिवाइस मानी जाती है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। इसका प्रयोग
किसी भी प्रकार की डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे कीज मतलब बटन होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक नंबर्स के लिए न्यूमेरिक की, लेटर्स के लिए अल्फ़ाबेटिकली की, फंक्शन की, ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल की जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूप में होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर लगभग 108 कीज होती हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सेकेंड जनरेशन से किया गया। इससे पहले पंच कार्ड के रूप में इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। कीबोर्ड का आविष्कार सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच में हुआ। इसके बाद दूसरा जो हमारा मेन इनपुट डिवाइस है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट वो होता है जो स्क्रीन पर किसी प्रकार के सिंबल्स के रूप में, आइकन्स के रूप में दिखता है, उसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए या उसको डबल क्लिक करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो डिवाइस हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस है। तो इसको हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे कि सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, किसी भी आइटम को स्क्रॉल करना, सेलेक्ट करना, ये सारे ऑपरेशन माउस के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। माउस दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस और दूसरा इलेक्ट्रिक माउस। तीसरी जो इनपुट डिवाइस हमारे पास है जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। यह एक हैंडल की तरह होती है, कार के हैंडल की तरह होती है, जो कि लेफ्ट राइट और अप डाउन के साइड में मूव करता है, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन के ऊपर खिसका सकते हैं। इसका ज़्यादातर मुख्य रूप से ही प्रयोग इसका वीडियो गेम्स पर ही किया जाता है। अगली हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग किसी भी स्क्रीन पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर हम किसी भी प्रकार की हैंड राइटिंग से कोई भी कंटेंट लिखने के लिए, साइन करने के लिए या अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। अगले जो हमारे इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग कंप्यूटर पर जब हम किसी फाइल या कॉपी पर लिखे हुए कंटेंट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हैंड रिटन मटेरियल को अगर हम एज इट कंप्यूटर पर देना चाहते हैं तो हम उस कॉपी को स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर को हम लोग फोटोकॉपी मशीन के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग फोटोकॉपी मशीन देखी सभी लोगों ने, जब भी हमें कोई भी कंटेंट को फोटोकॉपी कराना होता है उसमें एक स्कैनर लगा होता है जहाँ पर वो पूरी फाइल स्कैन होती है। उसी तरह एक स्कैनर होता है जिसके द्वारा हम किसी भी कागज में लिखे हुए या किसी भी प्लेट पे लिखे हुए डेटा को स्कैन करा करके उसको डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं या प्रोसेस करा सकते हैं। अगली जो हमारे इनपुट डिवाइस है वो है वेबकैम। वेबकैम नाम से पता चल रहा है, कैम मतलब कैमरा। ये भी आपका डिजिटल कैमरे की तरह होता है, लेकिन ये इस कैमरे का प्रयोग हम लोग ऑनलाइन मीटिंग या इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉलिंग के लिए करते हैं, तो इसीलिए इसको वेबकैम कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग या इसको मुख्य रूप से लैपटॉप के कैमरे के रूप में, मोबाइल के कैमरे के रूप में, जहाँ पर वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन मीटिंग या वीडियो मीटिंग के लिए करते हैं। अगली जो हमारे पास डिवाइस है MICR, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं या रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर बैंक में किया जाता है। बैंकों में क्यों किया जाता है? इसके नाम से पता चल जाता है मैग्नेटिक इंक, ऐसी इंक जिसमें कुछ मैग्नेट चुंबकीय कण होते हैं और ऐसे कुछ कैरेक्टर को रीड करने या डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत स्पेशल होते हैं। तो बैंक के चेकबुक, ड्रॉप या इस तरह के कागज में हम लोग जो देखते हैं नंबर्स कुछ अलग तरह के से होते हैं, उनको प्रिंट करने और उनको रीड करने के लिए MICR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है MOMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नाम से पता चलता है मार्क मतलब ऐसे सिंबल जैसे कि हमारे पास टिक का निशान या क्रॉस का निशान या फिर फिल का निशान, ये सब मार्किंग है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसे कंटेंट या ऐसे सिंबल या ऐसे शेप को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी
जिस पर इस तरह के मार्क्स को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको OMRCB बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली कोई डिवाइस है वो है VCR। VCR का प्रयोग हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसका पूरा नाम पहले समझ लेते हैं, बार कोड रीडर। आजकल जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब में कोई ना कोई बारकोड होता ही होता है। बारकोड्स को हम लोग किसी न किसी लाइंस, जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनके रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा बारकोड रीडर, उन लाइंस को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास अगली जो मेन डिवाइस है वो है आउटपुट डिवाइस, जिसके बारे में समझते हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहली डिवाइस हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है वो है मॉनिटर। मॉनिटर का प्रयोग मुख्य रूप से आउटपुट डेटा को देखने के लिए, सॉफ्ट कॉपी डेटा जो कि कंप्यूटर पर स्टोर होता है, उसको देखने के लिए किया जाता है। मॉनिटर देखने में एक टीवी के रूप में भी होता है, जिसको हम लोग मॉनिटर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारे पास CRT मॉनिटर और दूसरा है LCD। CRT कैथोड रे ट्यूब के रूप में इसको जानते हैं तथा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के रूप में जानते हैं। जो CRT मॉनिटर होता है वो एक टीवी की तरह होता है और जो LCD होता है वो एक फ्लैट टीवी की तरह होता है, जो कि आजकल के समय में सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है। अगला जो आउटपुट डिवाइस हमारे पास है वो है प्रिंटर। मॉनिटर का प्रयोग जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब होता है, जो कंप्यूटर पर डेटा स्टोर होता है उसको देखने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमें उसी डेटा को एक हार्ड कॉपी पर के रूप में या प्रिंट आउट के रूप में देखना है तो उसको प्रिंटर के द्वारा हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, किसी भी कागज़ शीट पर या किसी भी कपड़े की शीट पर, प्लास्टिक शीट पर, किसी में भी प्रिंट करा सकते हैं, जिसका जो कि प्रिंट करने का कार्य कौन करता है, प्रिंटर। तीसरा जो हमारे पास है स्पीकर। ऐसी आउटपुट जो कि एक किसी न किसी प्रकार के आवाज़ या साउंड के रूप में होता है, उसको यूजर को देने के लिए या यूजर कैसे उसको समझे सुनेगा, उसके लिए जो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा स्पीकर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारे पास जो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का प्रयोग भी एक तरह का मॉनिटर के रूप में किया जाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है। मॉनिटर हमारे पास एक टीवी के रूप में होता है, एक छोटी सी स्क्रीन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोजेक्टर का प्रयोग करके हम उसको एक बड़ी स्क्रीन या वॉल पर, दीवार पर उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पर उस डेटा को देख सकते हैं। प्रोजेक्टर का मुख्य रूप से प्रयोग मूवी थिएटर वगैरह में किया जाता है, जहाँ पर एक बड़े पर्दे पर कोई भी मूवी या कोई भी कार्टून्स या एनिमेशंस या फिर बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए भी किया जाता है। जो हमारे पास अगली जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर जो हमारे पास डिवाइस होती है ये हमारे पास प्रिंटर के रूप में ही होता है। प्रिंटर जो होता है वो छोटी सीट पर डेटा प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग बड़ी बड़ी सीट, जैसे कि कोई बैनर प्रिंट करना, होल्डिंग्स प्रिंट करना, बड़े पर्दे पर कोई भी चीज़ को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए एक बड़ी प्रिंटर जो बहुत बड़े रूप में होता है उसको हम प्लॉटर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास जो थी, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस के रूप में था। इतना डेटा हमारे पास आज सफिशिएंट है। इसके बाद जो भी डेटा है आपको एक नोट्स के रूप में, PDF के रूप में आपको प्रोवाइड किया जा चुका है या किया जाएगा। थैंक यू क्लास।